हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं अमर सिंह आपको भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको अनसॉल्व का छठवां सेट आपको हल करा रहा हूं। इसकी मैंने एक क्लास अपलोड कर दी है और ये दूसरी क्लास इसकी होने जा रही है। तो दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि मैंने खंड बा और खंड सा, ठीक है, इसके मैंने एक एक प्रश्नों का उत्तर लिखाया है। तो आप लोग देख सकते हैं 6 क्वेश्चन ये 6 नंबर का, उसके बाद दो दो नंबर के क्वेश्चन ये होते हैं, 4 क्वेश्चन ये, ठीक है। तो मैंने आपको टोटल 10 प्रश्नों का उत्तर लिखवा दिया। तो आज जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो आपको खंडदा के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद खंडदा के 5 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको इसके आगे का बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, निम्नलिखित किन किन कारकों पर तथा किस प्रकार निर्भर करता है। पहला क्वेश्चन जो पूछा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा, और चालक का प्रतिरोध। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं इसका उत्तर ये लिखा हुआ है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है। इसको मैं आपको एक चित्र के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, तो आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, एक मैंने ऐसे ही छोटा सा चित्र बनाया। देखिए, इसमें पहला पॉइंट आप लोग समझेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के, ठीक है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, ठीक है दोस्तों। देखिए, अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रोड है। अब इन इलेक्ट्रोडों की अगर बीच की दूरी जितना बढ़ा देंगे, ठीक है, इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को अगर जितना बढ़ा देंगे, ठीक है, ये दूरियां को जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट समझिए, वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है। ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट क्या कहना है यहाँ पे, वैद्युत अपघट्य में डूबे, ठीक है, वैद्युत ये जो भरा हुआ है इसमें विलयन, इस विलयन को बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य, ठीक है। तो देखिए, इस वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, अब इसमें ये जो इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं, अगर इसका हम क्षेत्रफल और बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल और बढ़ाते चले जाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। ये क्षेत्रफल अगर इसका इसके अंदर हम बढ़ा दें, डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, तो आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं, वैद्युत अपघट्य में डूबे इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध घटता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप लोग देखेंगे तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है, वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब इसमें ये जो वैद्युत अपघट्य भरा है, ये अम्लीय या क्षारीय हो सकता है। अगर इसको हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा करते चले जाएं, ठीक है, मतलब इसकी सांद्रता को अगर हम बढ़ाएंगे तो जितना अधिक सांद्रता होगी इस विलयन की, इसका आंतरिक प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें जैसे H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल भी हो सकता है, तो इसी प्रकार यह क्षारीय हो सकता है, ठीक है। तो सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। चौथा पॉइंट, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वैद्युत अपघट्य तथा इलेक्ट्रोडों के पदार्थ पर निर्भर करता है। अब देखिए, ये इलेक्ट्रोड किस चीज का, कापर का हो सकता है, जिंक का हो सकता है, लेड का, ठीक है। तो इस पर भी ये निर्भर करता है, और ये अपघट्य, तो इलेक्ट्रोडों और अपघट्य पर आंतरिक प्रतिरोध का मान निर्भर करता है,
ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग इसको याद कर लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कई बार पूछा गया। उसके बाद चालक का प्रतिरोध बोला है। ठीक है, चालक का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। यह सूत्र है R बराबर रो एल अपॉन ए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सूत्र से ही पता चल रहा है। देखिए, जो ऊपर होता है तो वो अनुक्रमानुपाती और जो बटे में होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। सामने वाला अनुक्रमानुपाती और बटे वाला व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के, देखिए चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात R जो होगा ये अनुक्रमानुपाती एल का। इसका मतलब ये है कि अगर हम तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तार की लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाएगा। देखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब यही होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक, आप अगर प्रतिरोध यहाँ पे बढ़ाना चाहेंगे तो लंबाई बढ़ाना होगा, तो लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरा, यह चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात R जो होगा ए के व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल, ठीक है, तार का क्षेत्रफल अगर बढ़ाते जाएंगे तो प्रतिरोध का मान कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो तार का अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि मोटा तार लगाना चाहिए, जिसकी वजह से उसका प्रतिरोध क्या हो, कम हो। ठीक दोस्तों, तो पहले का आंसर आप लोग ने देख लिया है। ये आप लोग इसको चाहे आराम से पॉज करके लिख सकते हैं या तो आप ऐसे ही वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग को समीकरण E बराबर 100 cos 6 × 10⁸ t + 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित की गणना करना है। पहला, माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरा माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग, और तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी पूछा जा चुका है, तो आप लोग पीछे जाकर वीडियो जरूर देख सकते हैं। तो देखिए इसका आप लोग हल, तो देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में लिखना होता है हल। ठीक है, क्वेश्चन में जो चीज़ दिया होता है उसे लिख लेते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र का मान दिया E बराबर 100, जो दिया हमने उतार दिया। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है E बराबर E0 cos ω t + kx। ठीक है, ये फार्मूला है, से तुलना हम कर देंगे। ठीक है, ऊपर वाले के नीचे वाले सूत्र से तुलना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे E बराबर जो है E0 है, E0 की जगह क्या है, यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे देखिए E0 का मान कितना, 100 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, उसके बाद cos वैसे ही लिखा, देखिए T लिखा, यहाँ भी T, लेकिन ओमेगा की जगह 6 × 10⁸ लिखा है। तो देखिए ओमेगा का मान जो है कोणीय वेग। ठीक है, तो कोणीय वेग का जो फार्मूला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 6 × 10⁸। ठीक है, तो W का मान, ओमेगा का मान दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए K की जगह 4 है, तो K बराबर 4। ठीक, अब देखिए पहला क्वेश्चन, माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। अब यहाँ पे क्वेश्चन तो पूछा था माध्यम का अपवर्तनांक, लेकिन माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए हमें उसका वेग मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए पहले हम निकालते हैं माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग का फार्मूला होता है V बराबर λ/t। ठीक है, V बराबर λ/t। तो देखिए 2 पाई से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो ये ओमेगा बराबर हो जाता है और ये K बराबर। ठीक है, तो देखिए ओमेगा बराबर 2 पाई लैम्डा और K बराबर 2 पाई t। तो देखिए ओमेगा का मान देखिए 6 × 10⁸ दिया है। ठीक है, 6 × 10⁸ दिया है और K का मान 4 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम इसको काटते हैं तो 4 × 1 = 4। ठीक है, 4 × 1 = 4, बचेगा 2, उसके बाद 4 × 5 = 20। ठीक है, 4 × 5 = 20। ठीक, तो ये आ जाएगा 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जो चुंबकीय तरंग का वेग होगा वह यही होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन, माध्यम का अपवर्तनांक। माध्यम का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है N बराबर C/V। N बराबर C/V होता है। अब देखिए यहाँ पे
सी का मान पता होता है कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है। कितना होता है, 3 × 10⁸। तो अब देखिए नीचे v का मान अभी ये निकाला 1.5 × 10⁸। दशमलव हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, दशमलव जब हटाएंगे ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ से 8 कैंसिल घात। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 30/15। ठीक है, 30/15। और यहाँ से जब भाग दे देते हैं 15 दूनी 30, तो n का मान जो आता है माध्यम का अपवर्तनांक 2 होता है। ठीक, उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछा था, तो चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला जो होता है B0 बराबर E0/c। ठीक है, ये फार्मूला याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। B0 बराबर E0/c। E0 का मान क्वेश्चन में देखिए, E0 का मान आप देख सकते हैं 100 दिया है। ठीक है, E0 का मान दिया है 100, तो यहाँ पे 100 और C का मान देखिए पता होता है 3 × 10⁸। ठीक है, C प्रकाश की चाल है, तो प्रकाश की चाल ये होती है। अब 3 से अगर हम 100 में भाग देते हैं, ये आता है 33.33 आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आता है 33.33 गुणे, ये ऊपर जाएगा। देखिए जब ये घात ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, इसलिए 10⁻⁻60। अब देखिए दशमलव यहाँ पे है, दशमलव को अगर हम बाईं ओर ले जाते हैं तो घात जो होती है प्लस में, बाईं ओर ले जाने पर घात प्लस में और दाईं ओर ले जाने पर माइनस में। तो देखिए यहाँ पे एक अंक ले जाएंगे तो एक का घात कम हो जाएगी। ठीक, तो ये आ जाएगा 3.33 गुणे 10⁻⁻7 टेस्ला। अब देखिए यहाँ पे जो पूछा था चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, तो चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक जो होता है ये देखिए B बराबर वैसे ही होगा जैसे E बराबर E0 कॉस था, तो यहाँ पे होगा BZ बराबर B0। ठीक है, B0, उसके बाद कास, यहाँ पे ओमेगा टी की जगह ओमेगा का मान जो दिया है वो, उसके बाद 4x + t। ठीक है, तो ऊपर वाले समीकरण से पूरा वैसे उतार देंगे, बस यहाँ पे B0 और जो मान आया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये आंसर था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा, अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछा गया। ठीक है, इस सेट आपको बता दें 2024 में ये 5-6 सेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 7 सेट में से कम ये 3 सेट में ज़रूर क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस पर स्टार कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट करें। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको ये क्वेश्चन हल भी कराया है, सेट 5वां 2024 346 सेफ डब्ल्यू का जो खंड ब था, खंड ब का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, खंड ब में दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आप लोग खंड ब दूसरे का 6 नंबर में अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय क्वेश्चन पूछा गया था। अनुचुंबकीय और लौहचुंबकीय क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद प्रतिचुंबकीय, देखिए ये भी आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये मतलब यही वाला क्वेश्चन फिर सेट 2000 सेट चौथे में भी पूछा गया, 5वें में भी ये क्वेश्चन पूछा गया। तो देखिए आप लोग इसका आंसर देखेंगे, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौहचुंबकीय। तो आप लोग देखेंगे ये 2024 में ये चौथा सेट जो पूछा गया था उसमें ये क्वेश्चन आया था, प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थों में अंतर समझाना था। ठीक है, अभी भी आपसे 6वें में भी यही क्वेश्चन सेम पूछा है, लेकिन उसमें 3 में पूछा था, यहाँ पे 2 में। ठीक है, तो देख लीजिए खंड द मतलब खंड ब का ये आपका घ नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें देखेंगे चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली चुंबकित हो जाते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, मतलब अगर चुंबकीय क्षेत्र में इन पदार्थों को रख दिए जाए तो यह हल्का से क्या हो जाएंगे, चुंबकित हो जाएंगे। उसी को क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, जैसे तांबा, ठीक है, सोना, पारा, चांदी, जल आदि। ठीक है, ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। उसके बाद अनुचुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, तो जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकित हो जाते हैं, मतलब हल्का से चुंबकित हो जाते हैं, तो इसे अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
ये आप लोग परिभाषा लिख लेंगे छोटी से, मतलब जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्षीण मतलब हल्का से चुंबकित हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। और इसमें क्या होगा, विपरीत दिशा में, इसमें क्या होगा, क्षेत्र की दिशा में। अब फॉर आप लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल जैसे एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, ऑक्सीजन आदि। ठीक है, तो ये आपके अनुचुंबकीय। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब पांचवें सेट में मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्वेश्चन। देखिए प्रतिचुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय, और उसमें लौह चुंबकीय पूछा था। तो आप लोग को लौह चुंबकीय अब देखना है। तो देख सकते हैं पांचवें सेट में ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थों में क्या मुख्य अंतर है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा था। तो देखिए आपको चौथे में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला और पांचवें में भी, छठवें में भी। ठीक है, तो ये हर सेट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। तो लौह चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं। ठीक है, प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तो यही क्या कहलाते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ। इसमें एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ में आप लोग एग्जाम्पल जो याद रखेंगे, देखिए लोहा। ठीक, इसमें आप लोग एग्जाम्पल में लिखेंगे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल में लिखेंगे लोहा, निकिल, कोबाल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख लिए हैं कि ये 3 सेट में लगातार क्वेश्चन चौथे, पांचवें और छठवें में पूछा गया है। ठीक दोस्तों, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका था, निम्नलिखित पदार्थों में उदाहरण की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये तीनों में से जरूर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है और सभी सेट में ये क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन अगला, एक प्रिज्म का कोण ए, उसमें न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर होता है। न्यूनतम विचलन की दशा में निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहला आपतन कोण, दूसरा अपवर्तन कोण, तीसरा प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। तो चलिए देखते हैं, ये डेरिवेशन है और इसका आप लोग हल देखेंगे। तो देख सकते हैं प्रिज्म वाला ये क्वेश्चन जरूर पूछता है और इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, रचना आपको चाहे उतना आए या ना आए, लेकिन डेरिवेशन आपको पूरा हल करना होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें हम लोग सबसे पहले एक प्रिज्म बनाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना ए बी सी एक प्रिज्म है। ठीक है, माना ए बी सी एक प्रिज्म है। अगर आप इसको नहीं देख रहे हैं, इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसी को लिख सकते हैं, नहीं शॉर्ट में अगर समझेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, माना ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी एक प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है। ठीक है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर, ठीक है, ए बी पर पी क्यू आपतित किरण होती है, पी क्यू आपतित प्रकाश आती है और अपवर्तन के पश्चात क्यू आर दिशा में चले जाता है, अपवर्तन के पश्चात क्यू आर में दिशा में चला जाता है। तो देखिए अभिलंब एम क्यू ई है, अभिलंब एम क्यू ई है, तो क्यू पर जो आपतन कोण है वह I1 है और अपवर्तन कोण R1। ठीक है, अपवर्तन कोण क्या है, R1 है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पृष्ठ के लिए ये आपतित किरण का कार्य करेगी, तो आपतन कोण यहाँ पे R2 है और अपवर्तन कोण यहाँ पे I2 है। तो देखिए मान लेते हैं, आप इसमें से लिख सकते हैं क्या, माना ए बी सी प्रिज्म का एक मुख्य परिच्छेद है, प्रिज्म का अपवर्तक कोण, प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है। एक प्रिज्म, ठीक है, एक प्रकाश पी क्यू, एक प्रकाश ये पी और क्यू, ठीक, एक प्रकाश पी क्यू प्रिज्म के, ठीक है, ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ ए बी, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर तिरछा आपतित होती है। ये देखिए तिरछा इस पर आपतित होती है, जो अभिलंब एम क्यू ई, ठीक है, जो अभिलंब एम क्यू ई की ओर झुक जाती है। देखिए इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये अभिलंब की ओर इधर की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो झुक जाती है और क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। और देखिए ये क्यू आर दिशा में क्या हो गई, अपवर्तित हो गई। ठीक, पृष्ठ ए बी पर आपतन कोण, पृष्ठ ए बी पर जो आपतन कोण देखिए I1 है।
तथा अपवर्तन कोण R1 है। ठीक है, I1 आपतन कोण और R1 अपवर्तन कोण है। तथा ठीक है, पृष्ठ AC पर आपतन कोण R2, पृष्ठ AC पर आपतन कोण R2 तथा अपवर्तन कोण I2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका रचना हो गई। अब यहाँ पे समझेंगे कि ये डेरिवेशन, ठीक है। मान देखिए त्रिभुज QDR, आप देखेंगे QDR, ठीक है, त्रिभुज QDR में डेल्टा बहिष्कोण है। ठीक है, त्रिभुज DQR में, ठीक है, या QDR में डेल्टा बहिष्कोण है। तो देखिए जो बाहर वाला कोण होता है अंदर वाले कोणों के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें, ठीक, तो ये देखिए ऐसे और ये देखिए ऐसे, और इधर भी ये देखिए x। जब x की आकृति का कोई चीज़ अगर बनता है, रेखा, दो रेखाएं बनती है दो रेखाओं से, तो यहाँ पे जो एक कोण होता है दूसरे कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे जो I1 है ये भी पूरा I1 के बराबर होगा। ठीक है, ये I1 जो है इधर I1 के बराबर होगा। x आकृति में जो कोण बनता है दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये I1 यहाँ पे I1 के बराबर होगा, लेकिन यहाँ इतना ये R1 कोण है। ठीक है, तो ये देखिए इतना बड़ा कोण है, तो इसमें से I1 में से R1 को घटा देते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आपका आएगा ये पॉइंट, यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ये वाला जो कोण आएगा I1 R1 आएगा। क्या आएगा, I1 R1, और यहाँ पे जो ये कोण भी आएगा, ये कोण आएगा, वह आएगा I2 R2। ठीक है, यहाँ वाला कोण भी क्या आएगा, I2 R2। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं QDR में डेल्टा बहिष्कोण है। तो डेल्टा जो होगा ये आंतरिक कोण, ये I1 माइनस R1, और ये I2 माइनस R2। ठीक है, I1 माइनस R1 I2 माइनस R2 के योग के बराबर होगा। तो देख सकते हैं DQR मतलब ये कोण प्लस DRQ, ठीक है, ये कोण, ये दोनों की योग के बराबर। अब देखिए ये कोण जो बन रहा है I1 माइनस I2, ठीक है, उसके बाद DRQ ये कोण जो बन रहा है I2 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए अब इस ब्रैकेट को हम खोल देते हैं, तो देखिए यहाँ पे प्लस होने की वजह से ये प्लस में, तो I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में। अब देखिए ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस में R1 और ये भी प्लस में R2। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, समीकरण 1। उसके बाद चतुर्भुज AQER में, चतुर्भुज AQER में देखिए AQER में ये चतुर्भुज बनता हुआ दिख रहा है, ये ठीक है, ये चतुर्भुज बनता हुआ है। ठीक है, बन रहा है। तो चतुर्भुज AQER में अब देखिए चतुर्भुज के जो चारों कोणों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 360। तो यहाँ पे कोण A, ठीक है, कोण A और कोण E, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये देखिए कोण A और कोण E का योग जो होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोण A प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसके बाद देखेंगे आप लोग त्रिभुज EQER में। ठीक है, EQR में देख सकते हैं EQR, ठीक है, त्रिभुज EQR में। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो त्रिभुज है ये वाला कोण, ठीक है, ये वाला कोण, तीनों कोण जो होगा ये 180 डिग्री का होता है। ठीक, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री। तो ये देखिए कोण E, कोण R1 और कोण R2, ये तीनों का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोण E प्लस R1 और R2। ठीक है, R1 प्लस R2 ये किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो देखिए समीकरण 2 और 3, देखिए 180 दोनों तरफ है, तो जब दायां पक्ष या बायां पक्ष बराबर होते हैं आपस में तो हम उसकी तुलना कर देते हैं। तो समीकरण 2 और 3 की तुलना करने पर तो देखिए कोण यहाँ पे जो बचेगा
कोण ए प्लस कोण ई, ठीक है, कोण ए प्लस कोण ई। उसके बाद यहाँ पे देखिए कोण ई प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, तो ई से ही कैंसिल हो गया, ई से ही कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बचा R1 प्लस R2, तो इसको उधर भेज दिया गया। तो देखिए चाहे इधर लिखें, यहाँ पे कोण ए बचा, तो यहाँ पे हम सीधा ए दिखा देते हैं। समीकरण इसको 4 बना देते हैं, ठीक है, 4 बना देते हैं। अब देखिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की जो स्थिति होती है उसमें I1 को I2 के बराबर और I2 जो I1 और I2 होता है उसे I के बराबर और R1 R2 को R के बराबर तथा डेल्टा को डेल्टा M के बराबर मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए अब समीकरण 1 व 4 से, अब देखिए समीकरण 1 आपको समझना पड़ेगा, देखिए कहाँ है, तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 1 ये है। I1 और I2 ये दोनों की जगह I प्लस I रखना है, क्योंकि हमने माना न्यूनतम विचलन की स्थिति में I1 और I2 किसके बराबर, I के बराबर, तो ये भी I और ये भी I रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे R1 और R2, R1 और R2 को भी किसके बराबर मानेंगे, R1 और R2 को भी हम R के बराबर मानेंगे। तो देखिए डेल्टा M, डेल्टा बराबर I1 प्लस I2, ठीक, तो यहाँ पे देखिए डेल्टा को डेल्टा M I प्लस I, उसके बाद माइनस R1 और R2 की जगह केवल R है। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा M, ठीक है, डेल्टा M बराबर 2I। उसके बाद देखिए ये R प्लस R ये आया कहाँ से, तो समीकरण 1 व 4 से हुआ था ना। तो अब देखिए R1 और R2, R1 और R2 का मान कितना था A, ठीक है, तो ये R1 और R2 की जगह क्या आया है, A आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं, यहाँ पे R1 और ये R2, R1 और R2 की जगह क्या आया, A आया। अब देखिए A का मान ही हमें निकालना है, किसका, A का मान, तो ये बताइए A को हम ले जाएंगे, ठीक है, वो सॉरी I का मान निकालना है, तो ये उधर जाएगा प्लस में। डेल्टा M बराबर 2I माइनस A है, डेल्टा M बराबर 2I माइनस A है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो डेल्टा M A माइनस में इधर था तो इधर गया प्लस में। उसके बाद I का मान निकालेंगे तो ये दोनों के बटे में, तो आपतन कोण जो पूछा था तो आपतन कोण यही आएगा। उसके बाद समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 आप लोग देख सकते हैं, समीकरण 4 ये था। अब देखिए R1 की जगह R और R2 की जगह भी R, तो R 2R बराबर है। और देखिए R बराबर अगर निकालना चाहेंगे A/2, ठीक है, 1/2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अपवर्तन कोण ये आ गया। अब देखिए हमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण मालूम चल गया, तो हम सीधा लगाते हैं स्नेल का नियम। तो स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का नियम देख सकते हैं कि n बराबर साइन I बटे साइन R, ठीक है, n बराबर साइन I बटे साइन R है। तो n का मान जो निकालेंगे, देखिए साइन वैसे ही लिखेंगे I का मान आप देख सकते हैं डेल्टा M प्लस A/2, डेल्टा M प्लस A/2 है I का मान, तो उसे वैसे ही लिख देते। उसके बाद साइन R का मान ये देख सकते हैं A/2, तो A/2, तो यही अपवर्तनांक का सूत्र है, ठीक है दोस्तों। तो इतना ये डेरिवेशन था, इसको आप लोग अच्छे से लगा लेंगे क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर का, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको आराम से पॉज करके वीडियो रोक कर आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देखिए पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। पीएन संधि में अग्र अभिनत तथा पश्च अभिनत क्या होता है, अग्रधारा तथा पश्च धारा में अंतर बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा चुका है, ठीक है, तो इसको आप लोग देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं ये, इसको मैंने कई बार समझाया, ठीक है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, ठीक। तो आप लोग सीधा चित्र से समझेंगे कि अग्र अभिनत क्या होता है। तो देखिए अग्र अभिनत चित्र से समझेंगे, जब पीएन संधि, ये क्या बना हुआ है, पीएन संधि, ठीक है, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से, ठीक, जब पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो इस संधि को अग्र अभिनत कहते हैं, ठीक। जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को, ठीक है, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को
बैटरी के धन सिरे से तथा n क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, अग्र अभिनत बोलते हैं। उत्क्रम अभिनत क्या होता है, तो देखिए जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, ठीक है, जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से जोड़ देते हैं तो इस अभिनत को पश्च अभिनत कहते हैं। ठीक है, तो ये एकदम आसान है, आप लोग इसको ये देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से समझ भी सकते हैं। ठीक है, देखिए जब पीएन संधि डायोड के पी क्षेत्र को बाय बैटरी के धन सिरे से, देखिए पीएन संधि के पी क्षेत्र को बैटरी के धन सिरे से तथा एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से, एन क्षेत्र को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं अग्र अभिनत और ये पश्च अभिनत का। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन और भी पूछा था, अग्रधारा तथा पश्च धारा में अंतर क्या होता है। तो आप लोग अगर नॉर्मल लिखना चाहते हैं तो सीधा लिख देंगे कि अग्र अभिनत में प्रवाहित होने वाली उच्च वैद्युत धारा को अग्रधारा कहते हैं। ठीक है, अग्र अभिनत में प्रवाहित होने वाली उच्च धारा को अग्रधारा कहते हैं और पश्च अभिनत में प्राप्त होने वाली धारा को पश्च धारा। या तो दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि जब पीएन संधि डायोड में आवेश वाहकों की गति के कारण उच्च वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसे इस धारा को अग्रधारा कहते हैं। यहाँ पे मेन शब्द जो है उच्च धारा। ठीक है, उच्च वैद्युत धारा जो प्राप्त होगी अग्रधारा में और पश्च में क्या होगी, क्षीण धारा प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये आप लोग भी याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए ये आसान है, इसको समझाने लायक है नहीं उतना, इसलिए टाइम नहीं लेंगे। अब देखिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन 5वें का 3 नंबर का, एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से 10⁵ टेस्ला की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों ये इसका आंसर है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर है आवेश qp बराबर ही, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखिए md बराबर 2m, उसके बाद आवेश qd बराबर b, अल्फा कण का जो द्रव्यमान है m अल्फा। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे लिखा वो दिखा रहा है कि मास ऑफ ये। ठीक है, तो 4 अल्फा कण का कितना 4, उसके बाद देखिए आवेश क्या है 2e। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश 2e है। चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण काल का फार्मूला होता है 2πm/qb। ठीक है, ये परिक्रमण काल का फार्मूला है। अब यहाँ पे देखिए तीनों का अनुपात पूछा तो प्रोटॉन, ड्यूटेरियम और अल्फा कण। ठीक, तो ये अनुपात में लिखा गया तो यहाँ पे सब कॉमन है। ठीक है, और कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे जो बचेगा m/e। ठीक है, m/e 2m/ जो आएगा e और qm/e। अब यहाँ पे देखेंगे इसका मान सबका रख देंगे, ई का मान देखेंगे तो देखिए ई का मान कितना है, पी का मान 1। ठीक है, प्रोटॉन पर, और ये न्यूट्रॉन पर 2। ठीक, न्यूट्रॉन पर 2 और यहाँ पे जो अल्फा कण आएगा यहाँ पे भी 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इसको एक बार देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मिलेंगे अब इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।